आज हम सीखेंगे वर्गीकरण से संबंधित कुछ मूल बातें। पृथ्वी पर कई जीव जंतु पाए जाते हैं। सभी एक दूसरे से किसी न किसी रूप में भिन्न हैं। कुछ जीव जैसे जीवाणु यानी बैक्टीरिया इतने छोटे होते हैं कि इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग आवश्यक हो जाता है, जबकि कुछ जीव जैसे व्हेल और पेड़ अत्यधिक बड़े होते हैं। विभिन्न जीवों के शरीर का आकार, रहने के स्थान, भोजन प्राप्त करने के तरीके इत्यादि भी भिन्न होते हैं। इस तरह पृथ्वी पर जीव सृष्टि विविधताओं से परिपूर्ण है। किसी क्षेत्र के विभिन्न जीव रूपों में पाई जाने वाली विविधता को हम जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी कहते हैं। पृथ्वी पर जैव विविधता इतनी अधिक है कि हम प्रत्येक जीव का अध्ययन स्वतंत्र रूप से एक के बाद एक नहीं कर सकते। इसमें समय बहुत अधिक लगेगा, लेकिन यदि हम विभिन्न जीवों के किसी आधार पर समूह बनाएं, तो इन समूहों का अध्ययन आसानी से तथा कम समय में किया जा सकता है। जीवों के समानताओं तथा भिन्नताओं के आधार पर समूह बनाने को हम जीवों का वर्गीकरण कहते हैं। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जीवों के वर्गीकरण से हम विभिन्न जीवों का आसानी से तथा व्यवस्थित रूप से यानी सिस्टमैटिक मैनर से अध्ययन कर सकते हैं। हमें विभिन्न समूहों में समानताएं तथा भिन्नताएं ज्ञात करने में आसानी होगी। इससे हम यह पता कर सकते हैं कि किसी जीव का विकास किस प्रकार हुआ है। इससे हमें पौधों और जानवरों का भौगोलिक वितरण किस प्रकार हुआ है, यह जानने में भी सहायता होगी। प्राचीन समय से जीवों के वर्गीकरण के अनेक प्रयास किए गए। अरस्तु यानी एरिस्टोटल ने जीवों का वर्गीकरण उनके स्थल, जल और वायु में रहने के आधार पर किया था, लेकिन यह वर्गीकरण का उपयुक्त तरीका नहीं है। उदाहरण के लिए स्थल पर विभिन्न जीव जैसे मानव, रेंगने वाले जीव, विभिन्न पौधे इत्यादि रहते हैं, लेकिन रहने के स्थान को छोड़कर उनमें काफी भिन्नताएं हैं। इसलिए रहने के स्थान के आधार पर जीवों का वर्गीकरण भ्रामक हो सकता है। जीवों के वर्गीकरण का अन्य तरीका यह है कि जीवों को समान तथा भिन्न अभिलक्षणों यानी कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर वर्गीकृत किया जाए। अभिलक्षण किसी जीव की दिखाई देने वाली विशेषताएं होती है। उदाहरण के लिए जीव का कोई विशिष्ट रूप जैसे हाथों में 5 उंगलियां होना एक लक्षण है। इसी तरह विशिष्ट कार्य जैसे दौड़ने की क्षमता भी एक लक्षण है। वर्गीकरण के लिए समान अभिलक्षणों वाले जीवों को एक समूह में रखा जाता है, फिर अन्य अभिलक्षणों के आधार पर उस समूह के उपसमूह बनाए जाते हैं। इस तरह जीवों के समूह को पदानुक्रम में वर्गीकृत किया जाता है। पदानुक्रम के अगले स्तरों में वे सभी लक्षण होते हैं जो पिछले स्तर में उपस्थित होते हैं, लेकिन एक ही स्तर के विभिन्न समूह एक दूसरे से किसी अभिलक्षण में भिन्न होते हैं। चलिए अब उन अभिलक्षणों की चर्चा करें जिसके आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं। केंद्रक का उपस्थित होना या न होना। कुछ जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता, इन्हें हम प्रोकारियोट कहते हैं। वे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक होता है यूकारियोट कहलाते हैं। केंद्रक और कोशिकीय संरचनाओं के होने से कोशिका अधिक कार्यक्षम होती है। किसी जीव में कोशिकाओं की संख्या एक कोशिक जीवों जैसे अमीबा का शरीर एक ही कोशिका से बना हुआ होता है, जबकि बहुकोशिक जीवों का शरीर कई कोशिकाओं से बना हुआ होता है। दोनों की शरीर संरचना भिन्न होती है। बहुकोशिक जीवों में कोशिकाएं विशिष्टीकृत हो जाती है, जिससे शरीर में श्रम विभाजन में सहायता होती है। भोजन प्राप्त करने की विधि। विभिन्न जीवों के भोजन प्राप्त करने के तरीके भिन्न होते हैं। भोजन स्वयं बनाने वाले तथा दूसरों से भोजन प्राप्त करने वाले जीवों की शरीर संरचना भिन्न होती है। पौधों का शरीर भोजन बनाने की दृष्टि से विकसित होता है, जबकि जंतुओं का शरीर भोजन बाहर से प्राप्त करने की दृष्टि से विकसित होता है। हरे पौधों में क्लोरोफिल होता है,
जिसकी सहायता से ये सूर्य का प्रकाश अवशोषित करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। जंतुओं में क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए वे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते। इस तरह से हरे पौधे एक समूह में तथा विभिन्न जंतु जिनमें मानव भी है और परिपोषी एक समूह में आते हैं। शारीरिक संगठन। विभिन्न जीवों में शारीरिक संगठन भिन्न होता है। जैसे सरल जीव जैसे हाइड्रा में कोशिकाओं का समूह सभी कार्य करता है, जबकि मानव में कोशिकाओं से ऊतक और ऊतकों से अंग बनता है और विशेष अंग विशेष कार्य करते हैं। इस आधार पर भी जीवों का वर्गीकरण किया जा सकता है। अब चलिए वर्गीकरण के एक और महत्वपूर्ण पहलू को समझें। वर्गीकरण और जैव विकास। किसी जीव के लक्षणों का उत्तरोत्तर पीढ़ियों में परिवर्तन होना विकास कहलाता है। समान अभिलक्षणों के आधार पर निर्मित पदानुक्रम को देखकर किसी जीव का विकास किस प्रकार हुआ होगा, इसकी एक झलक दिखाई देती है। हमें यह भी ज्ञात होता है कि कुछ जीव समूहों की शारीरिक संरचना में खास परिवर्तन नहीं हुआ है, जबकि अन्य जीवों में अपेक्षाकृत अधिक परिवर्तन हुआ है। हम पहले प्रकार के जीवों को आदिम या निम्न जीव कहते हैं, जबकि दूसरे प्रकार के जीवों को उन्नत या उच्च जीव कहते हैं। ध्यान रहे, इन शब्दों का संबंध प्रगति से नहीं है। इस उलझन को दूर करने के लिए हम पहले प्रकार के जीवों को पुराने जीव और दूसरे प्रकार के जीवों को नए जीव कह सकते हैं। नए जीवों की शारीरिक संरचना पुराने जीवों की शारीरिक संरचना से अधिक जटिल है। आज हम सीखेंगे 5 जगत वर्गीकरण और द्विपद नाम पद्धति। शुरुआत में कैरोलस लिनियस ने जीवों को 2 जगत में बांटा, जिसमें एक था एनिमिलिया और दूसरा था प्लांटी। यह वर्गीकरण जीव के स्थान बदलने की क्षमता के आधार पर किया गया। वे जीव जो स्थान बदल सकते थे एनिमिलिया जगत में रखे गए, तथा वह जीव जो स्थान नहीं बदल सकते उन्हें प्लांटी जगत में रखा गया। लेकिन इस वर्गीकरण में कुछ त्रुटियां थी। जैसे फंजाई, जिसमें क्लोरोफिल नहीं है, एक प्लांट नहीं है, फिर भी प्लांटी जगत में रखा गया। इन त्रुटियों को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण किए गए, जिसमें से 5 जगत वर्गीकरण अधिक प्रचलित है। चलिए इसे जानें। अर्नेस्ट हैकेल, रॉबर्ट विटेकर और कार्ल वोज नामक वैज्ञानिकों ने सारे सजीवों को कोशिकीय संरचना, पोषण के स्रोत और तरीके तथा शारीरिक संगठन के आधार पर 5 जगत यानी 5 किंगडम्स में विभाजित किया, जिनके नाम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। यह देखा गया कि किसी जगत में ऐसे भी जीव है जो एक दूसरे से किसी अभिलक्षण में भिन्न है। इसलिए प्रत्येक जगत को विभिन्न अभिलक्षणों के आधार पर पुनः उपसमूहों में वर्गीकृत किया। इस तरह अभिलक्षणों के आधार पर जीवों को विभिन्न स्तरों पर छोटे छोटे समूहों में बांटा गया, जिससे एक पदानुक्रम विकसित हुआ। इस पदानुक्रम में सबसे ऊपरी स्तर पर जगत है तथा निचले स्तरों पर क्रमशः जंतु या फाइलम, वर्ग या क्लास, गण या ऑर्डर, कुल या फैमिली, वंश या जीनस तथा सबसे निचले स्तर पर जाति या स्पीशीज को रखा गया है। स्पीशीज या जाति ऐसे जीवों का समूह है जिनमें बाह्य रूप के संदर्भ में काफी समानता है और वे एक दूसरे के साथ जनन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए सभी व्यक्ति एक ही स्पीशीज के अंतर्गत आते हैं, जिसे हम सेपियंस कहते हैं। यह स्पीशीज एनिमलिया जगत में आती है। चूंकि स्पीशीज में ऐसे जीव हैं जो एक दूसरे से काफी मेल खाते हैं तथा अंतःजनन कर सकते हैं, इसलिए स्पीशीज को और विभाजित नहीं किया जा सकता। इसलिए स्पीशीज को वर्गीकरण की इकाई कहा जाता है। विटेकर द्वारा प्रस्तावित 5 जगत है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया।
जिनके बारे में चर्चा हम आने वाले वीडियोस में करेंगे। चलिए अब हम जानते हैं नाम पद्धति के बारे में। हम जानते हैं कि भिन्न भिन्न भाषाओं में जीवों के भिन्न नाम होते हैं। इससे विभिन्न कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती है, जैसे जब कोई व्यक्ति एक भाषा में किसी जीव की बात कर रहा हो सकता है अन्य भाषा में बोलने वाले व्यक्ति यह समझ ही न पाए कि किस जीव की बात हो रही है। इस समस्या के समाधान हेतु कैरोलस लिनियस की द्विपद नामकरण पद्धति को चुना गया। इस पद्धति में किसी भी जीव को एक वैज्ञानिक नाम दिया जाता है और इसी नाम से वह जाना जाता है। इस नाम में दो पद हैं जो लैटिन भाषा के शब्द होते हैं। पहला शब्द उस जीव के जीनस को दर्शाता है तथा दूसरा शब्द उस जीव की स्पीशीज को दर्शाता है। उदाहरण के लिए घरेलू बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है फेलिस डोमेस्टिका। इसका अर्थ है घरेलू बिल्ली का जीनस फेलिस है तथा उसकी स्पीशीज डोमेस्टिका है। इसी तरह जंगली बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस चाउस है, जिसमें फेलिस जीनस है तथा स्पीशीज चाउस है। वैज्ञानिक नाम लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। चलिए इन्हें समझे। जीनस का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर से शुरू होना चाहिए। स्पीशीज का नाम अंग्रेजी के छोटे अक्षर से शुरू होना चाहिए। छपे हुए रूप में वैज्ञानिक नाम इटैलिक से लिखे जाते हैं, लेकिन जब इन्हें हाथों से लिखा जाता है तो जीनस और स्पीशीज दोनों को अलग अलग रेखांकित कर दिया जाता है। अब आप किन्हीं 5 जीवों के वैज्ञानिक नाम पता करके इन्हें सही प्रकार से लिखने का प्रयास कीजिए। ध्यान रहे, जीव विज्ञान की वह शाखा जो जीव जंतुओं की पहचान, वर्णन, वर्गीकरण एवं नामकरण करती है को हम टैक्सोनॉमी या वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। सीखेंगे प्लांटी जगत तथा इस जगत के उपवर्गों थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बारे में। चलिए पहले प्लांटी जगत, जिसे वनस्पति जगत भी कहते हैं, के बारे में चर्चा करें। इस जगत में सभी स्वपोषी जीव यानी ऑटोट्रोफ्स आते हैं, जो क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सभी पादप प्लांटी जगत के सदस्य हैं। वे सभी बहुकोशिक जीव यानी मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जो यूकेरियोटिक कोशिकाओं से बने हुए हैं, अर्थात कोशिकाओं में सुसंगठित केंद्रक यानी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और झिल्लीबद्ध कोशिकांग यानी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है। इनमें कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल उपस्थित होती है, जो मुख्यतः सेल्यूलोज से बनी होती है। इनके शरीर में विभिन्न कार्य ऊतकों यानी टिश्यूज के द्वारा पूर्ण किए जाते हैं। क्लोरोफिल उपस्थित होने के कारण इस वर्ग के अधिकांश जीव स्वपोषी होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ जीव अंतः विषमपोषी यानी हेटेरोट्रोफ्स भी होते हैं। इनमें से कुछ जीव लैंगिक जनन से यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, तो कुछ अलैंगिक जनन से यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से संतति उत्पन्न करते हैं। चलिए अब प्लांटी जगत का वर्गीकरण समझे। वर्गीकरण का पहला स्तर हम इस आधार पर बनाते हैं कि पादप के शरीर के प्रमुख भाग पूर्ण रूप से विकसित यानी डेवलप्ड या विभेदित यानी डिफरेंशिएटेड है या नहीं। वे पादप जिनका शरीर बिना विभेदन के है, थैलोफाइटा, इस उपवर्ग में रखे जाते हैं। अगले स्तर का निर्माण पादपों के शरीर में जल और अन्य पदार्थों के परिवहन के लिए विशिष्ट ऊतक है या नहीं, इस आधार पर किया जाता है। वे पादप जिनके शरीर में संवहन यानी सर्कुलेशन के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं है, इन्हें ब्रायोफाइटा इस उपवर्ग में रखा जाता है। इन पादपों को जिनमें संवहन ऊतक उपस्थित है को बीज यानी सीड धारण करने की क्षमता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। बीज रहित पादपों यानी सीडलेस प्लांट को टेरिडोफाइटा इस उप समूह में रखा जाता है। फिर हम बीज उत्पन्न करने वाले पादपों का वर्गीकरण बीज फल के अंदर है या बाहर है, इस आधार पर करते हैं। वे पादप जिनका बीज फलों के बाहर विकसित होता है
यानी खुली अवस्था में होता है, नग्न बीजी, अनावृत बीजी या जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं, तथा वे पादप जिनका बीज फलों के अंदर विकसित होता है यानी बंद स्थिति में होता है, आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म कहलाते हैं। एंजियोस्पर्म का वर्गीकरण बीजपत्र यानी कोटिलीडॉन्स की संख्या के आधार पर एक बीजपत्री यानी मोनोकॉट्स और द्विबीजपत्री यानी डाइकॉट्स में किया जा सकता है। इनमें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा इन तीनों समूहों के पादपों में जननांग अप्रत्यक्ष होते हैं तथा इनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती, इसलिए इन्हें क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। लेकिन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में जननांग पूर्ण रूप से विकसित और विभेदित होते हैं। वे लैंगिक जनन से बीज उत्पन्न करते हैं, इसलिए इन समूहों को फेनेरोगैम कहते हैं। बीज के अंदर भ्रूण तथा खाद्य पदार्थ होता है। भ्रूण नए जीव में विकसित होता है, तब उसे पोषण खाद्य पदार्थ से प्राप्त होता है। चलिए थैलोफाइटा के बारे में विस्तार से समझें। यूलोथ्रिक्स, अल्वा, कैलेड्रोफोरा, स्पाइरोगायरा, कारा इत्यादि जैसे पादप थैलोफाइटा वर्ग में सम्मिलित होते हैं। इनका आकार भी भिन्न होता है। कुछ जीव जैसे क्लेमाइडोमोनास एक कोशिक होते हैं, जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी आवश्यक होती है, जबकि कुछ जीव जैसे केल्प बहुत विशालकाय होते हैं। इन पादपों की शारीरिक संरचना में विभेदन नहीं पाया जाता, अर्थात इनमें जड़, तना, पत्ते जैसे भाग विकसित नहीं होते। इस वर्ग के सभी पादपों को हम सामान्यतया शैवाल यानी अलगी कहते हैं। ये सभी सामान्यतया जलीय पौधे हैं। क्लोरोफिल उपस्थित होने के कारण वे प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, जिससे वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात वे स्वपोषी हैं। कुछ शैवाल बहुत छोटे होते हैं और वे जल की सतह पर परत बनाते हैं। इन्हें पादप प्लवक यानी फाइटोप्लैंक्टन कहा जाता है। जल के अलावा थैलोफाइट नमीयुक्त पत्थरों, मिट्टी तथा लकड़ी में भी पाए जाते हैं। इनमें से कुछ पादप जैसे नीलहरित शैवाल कवकों की कुछ प्रजातियों के साथ स्थायी अंतर संबंध बनाती है, जो दोनों को विभिन्न लाभ देती है। इस संबंध को हम सहजीविता यानी सिम्बायोसिस कहते हैं। इनमें जनन की विभिन्न विधियां देखने मिलती है। स्पाइरोगायरा में अलैंगिक जनन विखंडन यानी फ्रैगमेंटेशन विधि से होता है। क्लेमाइडोमोनास में अलैंगिक जनन विभिन्न बीजाणु की उत्पत्ति से होता है, जिन्हें जूस्पोर कहते हैं। स्पाइरोगायरा, कारा इत्यादि में लैंगिक जनन युग्मकों के निषेचन से होता है। अब चलिए ब्रायोफाइटा की चर्चा करें। इस वर्ग में लिवरवर्ट जैसे मार्क्शिया और मॉस जैसे फ्यूनेरिया इत्यादि पादप सम्मिलित होते हैं। ये प्रायः पहाड़ियों में नम तथा छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट को प्लांटी जगत के उभयचर या जलस्थरचर यानी एम्फीबियंस भी कहते हैं, क्योंकि इस वर्ग के पादप स्थल पर रहते हैं लेकिन लैंगिक जनन के लिए जल पर निर्भर करते हैं। इनके शरीर में एक भाग से दूसरे भाग तक जल और अन्य पदार्थों के संवहन के लिए ऊतक नहीं होते। वे सतह पर पानी और पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं और कोशिका से कोशिका तक सामग्री पहुंचाते हैं। इनका शरीर थैलस की तरह होता है और सीधा होता है। वह एक कोशिक और बहुकोशिक मूलाभ से सबस्ट्रेटम से जुड़ा होता है। इनमें मूल, तना और पत्तियां जैसे विकसित संरचनाएं नहीं होती, लेकिन इनके जैसी संरचनाएं अवश्य होती है, इसलिए इनका शरीर थैलोफाइट की तुलना में अधिक विभेदित होता है। इनमें लैंगिक अंग बहुकोशिक होते हैं। नर लैंगिक अंग पुंधानी यानी एंथेरिडियम और मादा लैंगिक अंग स्त्रीधानी यानी आर्केगोनियम कहलाता है। पुंधानी द्वारा नर युग्मक पुमंग उत्पन्न होता है, जिसे पानी में छोड़ दिया जाता है।
यहाँ इसका निषेचन स्त्री युग्मक अंड से होकर युग्मनज उत्पन्न होता है। इसका रूपांतर सैप्रोफाइट में होता है। इसके कुछ कोशिकाओं का रूपांतरण बीजाणु में होता है। यह विकसित होकर नया जीव उत्पन्न होता है। अब चलिए टेरिडोफाइटा को समझें। मार्सिलिया, फर्न इत्यादि प्रकार के पादप टेरिडोफाइटा में सम्मिलित होते हैं। वनस्पति जगत के इस वर्ग में वे सभी पादप सम्मिलित होते हैं जिनका शरीर पूर्ण रूप से जड़, तना तथा पत्तों में विकसित होता है, अर्थात पूर्ण रूप से विभेदित होता है, तथा इनमें शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा आवश्यक तत्वों के संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक पाए जाते हैं, जिन्हें संवहन ऊतक कहा जाता है। जाइलम ऊतक जल का परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम ऊतक भोजन एवं अन्य पदार्थों का परिवहन पादप के एक भाग से अन्य भाग में करता है। इनमें पुष्प नहीं होते और बीज उत्पन्न नहीं होते। नर लैंगिक अंग पुंधानी यानी एंथेरिडियम और मादा लैंगिक अंग स्त्रीधानी यानी आर्केगोनियम कहलाता है। पुंधानी से पुमाणु निकलकर पानी के माध्यम से स्त्रीधानी के मुंह तक पहुंचते हैं। स्त्रीधानी में स्थित अंडे का नर युग्मक से निषेचन होकर युग्मनज बनता है। यह विकसित होकर नया जीव उत्पन्न होता है। आज हम सीखेंगे प्लांटी जगत के उपवर्ग जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में। पिछले वीडियो में हमने प्लांटी जगत के उपवर्ग थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बारे में चर्चा की। चलिए अब प्लांटी जगत के उपवर्ग जिम्नोस्पर्म को समझे। आपने बगीचे में पौधे जैसे साइकस, क्रिसमस ट्री अवश्य देखे होंगे। जिम्नोस्पर्म यह शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। जिम्नोस जिसका अर्थ है अनावृत या नग्न, और स्पर्म जिसका अर्थ है बीज। ये ऐसे पौधे हैं जिनके बीज अंडाशय भित्ति से ढके हुए नहीं होते, बल्कि वे छोटे छोटे टहनियों या शंकुओं यानी कोन्स में खुली यानी अनावृत या नग्न अवस्था में होते हैं। इसी कारण से इन्हें अनावृत बीजी या नग्न बीजी भी कहते हैं। इनमें मध्यम अथवा लंबे वृक्ष तथा झाइयां यानी श्रब्स आती हैं, जैसे पाइनस और साइकस। ये पौधे बहुवर्षीय सदाबहार यानी पेरिनियल तथा काष्ठीय यानी वुडी होते हैं। जिम्नोस्पर्म का शरीर विभिन्न भागों जैसे जड़, तना, पत्तियां इत्यादि में पूर्ण रूप से विकसित तथा विभेदित यानी डिफरेंशिएटेड होता है, लेकिन इनमें फूलों और फलों का अभाव होता है। फूलों और फलों का अभाव इन्हें एंजियोस्पर्म से भिन्न बनाता है। चूंकि जिम्नोस्पर्म में फूल नहीं होते, इसलिए बीजांड यानी ओव्यूल खुली अवस्था में होते हैं। इनमें परागण यानी पॉलिनेशन मुख्यतः वायु द्वारा होता है। निषेचन के पश्चात उत्पन्न बीज भी खुली अवस्था में होती है। साधारणतया वे ठंडे प्रदेश में पाए जाते हैं जहां हिमवर्षा अधिक होती है। पर्यावरण के अनुसार इन पादपों में विभिन्न अनुकूलन होते हैं, जैसे पत्तियां छोटे क्षेत्रफल की तथा सुई के आकार की होती है ताकि बर्फ पत्तों पर न जम पाए। कुछ जिम्नोस्पर्म के पत्ते सरल तथा संयुक्त होते हैं। वे तापमान में अत्यधिक ताप, नमी तथा वायु को सहन कर सकते हैं। कुछ जिम्नोस्पर्म जैसे पाइनस का तना शाखीय होता है, जबकि कुछ जिम्नोस्पर्म जैसे साइकस का तना अशाखीय होता है। विभिन्न पदार्थों को एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने के लिए इनमें जाइलम और फ्लोएम जैसे संवहन ऊतक होते हैं। इनकी जड़ या मूल प्रायः मूसला मूल यानी टैपरूट होती है। कुछ जिम्नोस्पर्म जैसे पाइनस की जड़ें कवक से सहयोग करती है, जिसे कवक मूल कहते हैं। इसी तरह कुछ जिम्नोस्पर्म जैसे साइकस साइनोबैक्टीरिया के साथ सहयोग कर लेती है, जिसे प्रबल मूल कहते हैं। इनमें जनन अंग एक ही वृक्ष के अलग अलग बीजाणु पर्ण पर होते हैं।
बीजाणुपर्ण सर्पील की तरह तने पर लगे हुए होते हैं। ये सघन शंकु बनाते हैं जो पौधे पर उच्च स्थान पर पाए जाते हैं। साधारणतः मादा शंकु नर शंकु से बड़े होते हैं। इन पौधों में परागण मुख्यतः वायु द्वारा होता है। वायु द्वारा नर युग्मक के मादा कोन पर स्थानांतरण के पश्चात उसे पोलन नलिका द्वारा मादा युग्मक के पास लाया जाता है। नर युग्मक और मादा युग्मक के निश्चिचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज उत्पन्न होता है जो विकसित होकर बीज में परिवर्तित होता है। उपयुक्त समय पर मादा शंकु खुल जाते हैं और बीज फैल जाते हैं। चलिए एंजियोस्पर्म को समझे। एंजियोस्पर्म शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों एंजियो यानी ढका हुआ और स्पर्म यानी बीज से मिलकर बना है। इस तरह वे पौधे जिनके बीज फलों के अंदर ढके हुए हैं एंजियोस्पर्म या आवृत बीजी कहलाते हैं। इन पादपों की मुख्य विशेषता फूलों की उपस्थिति है। इनके बीजों का विकास फूलों के अंडाशय में होता है जो बाद में फल का रूप ले लेते हैं। इसलिए हम इन पादपों को पुष्पी पादप भी कहते हैं। यह पादपों का सबसे बड़ा वर्ग है। इनमें वुल्फिया जैसे छोटे पौधे से लेकर यूकेलिप्टस जैसे विशालकाय पेड़ सम्मिलित है। वे विभिन्न स्थानों पर पाए जाते हैं। एंजियोस्पर्म से हम भोजन, औषधि, चारा, लकड़ी तथा अन्य उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। आवृतबीजी यानी एंजियोस्पर्म्स लैंगिक जनन से संतति उत्पन्न करते हैं। इन पादपों के जननांग यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पुष्प में पाए जाते हैं। पुष्प में पंखुड़ियों के घेरे के भीतर आप कुछ पतली नलियां देख पाएंगे जिनका शीर्ष भाग फूला हुआ होता है। ये पादप के नर जननांग होते हैं जिन्हें पुंकेसर यानी स्टेमन कहते हैं। पुंकेसर के दो भाग होते हैं। ऊपरी फूला हुआ भाग परागकोश यानी एंथर कहलाता है। इनमें परागकण यानी पोलन ग्रेन्स बनते हैं जिनमें नर युग्मक होता है। परागकोश से जुड़ा लंबा एवं पतला भाग डंठल तंतु यानी फिलामेंट कहलाता है। पुष्प के केंद्र में एक सुराही जैसा भाग होता है जिसे स्त्री केसर यानी पिस्टिल कहते हैं। यह पादप का मादा जननांग होता है। इसमें अंडाशय में मादा युग्मक अंडकोशिका होता है। परागकणों का कोशिकाग्र तक स्थानांतरण परागगण कहलाता है। यह कार्य अजैविक घटक जैसे वायु, जल या जैविक घटक जैसे कीटक, प्राणी इत्यादि की सहायता से होता है। परागकणों से दो नर युग्मक परागनली के द्वारा अंडाशय में छोड़े जाते हैं। इनमें से एक नर युग्मक का अंडकोशिका से संलयन होकर युग्मनज उत्पन्न होता है तथा दूसरा नर युग्मक का दो ध्रुवीय केंद्र को यानी बाइपोलर न्यूक्लियाई से संलयन होकर एक भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म उत्पन्न होता है। फिर युग्मनज का विकास बीज में तथा अंडाशय का विकास फल में होता है। बीजों में बीज पत्र होता है जो बीज के अंकुरण के पश्चात हरा हो जाता है। बीज पत्रों की संख्या के आधार पर एंजियोस्पर्म वर्ग के दो भाग किए जा सकते हैं। यदि किसी पादप के बीज में एक बीज पत्र होता है जैसे बांस, प्याज इत्यादि, तो ऐसे पादप एक बीज पत्री कहलाते हैं। लेकिन यदि किसी पादप के बीज में दो बीज पत्र होंगे जैसे बरगद का पेड़, तो ऐसे पौधों को द्विबीज पत्री कहा जाता है। चलिए इनकी विशेषताओं को समझें। एक बीज पत्री पादपों में जड़ें साधारणतया तंतुमय या रेतेदार होती हैं, जबकि द्विबीजपत्री पादपों में मुसला जड़ें होती हैं। एक बीजपत्री पादपों में तना खोखला हो सकता है जैसे बांस, आभासी हो सकता है जैसे केला, या चकती स्वरूप का हो सकता है जैसे प्याज, जबकि द्विबीजपत्री पादपों में तना मजबूत तथा सख्त होता है। यदि पत्तियों की बात की जाए तो एक बीजपत्री पादपों की पत्तियां समांतर शिरा विन्यास वाली होती है,
जबकि द्विबीजपत्री पादपों की पत्तियां जालीदार शिरा विन्यास वाली होती है। दोनों प्रकार के पादपों के फूल भी भिन्न होते हैं। एक बीजपत्री पादपों में फूल 3 भागों वाले या 3 के गुणज भागों वाले होते हैं, जबकि द्विबीजपत्री पादपों में फूल 4 या 5 भागों वाले होते हैं। तो अब आप जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को अच्छे से जान गए होंगे। आज हम सीखेंगे एनिमलिया जगत के इन्वर्टिब्रेटा समूह के संघ आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा के बारे में। आर्थ्रोपोडा या जुड़े हुए पैर वाले जीव यानी एनिमल्स विद जॉइंट लेग्स, यह एनिमलिया जगत का सबसे बड़ा संघ है जिसमें कीट भी सम्मिलित है। इनमें जीव जैसे तितली, मक्खी, मकड़ी, बिच्छू, केकड़े इत्यादि सम्मिलित है। वे त्रिकोरकी तथा द्विपार्श्व सम्मित होते हैं तथा शरीर खंडयुक्त होते हैं। इनमें परिसंचरण तंत्र खुली अवस्था में होता है, अर्थात रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता। इनमें देह गुहा रुधिर से भरी हुई होती है। इनके पैर जुड़े हुए होते हैं। शरीर सिर, वक्ष तथा उदर में विभाजित होता है। आर्थ्रोस का अर्थ है संधि यानी जॉइंट और पोडा का अर्थ है पैर, इसलिए इस समूह के जीवों को आर्थ्रोपोड कहा जाता है। इनमें नर और मादा पृथक होते हैं और वे लैंगिक जनन से संतति उत्पन्न करते हैं। मोलस्का या कोमल शरीर वाले प्राणी, इनमें जंतु जैसे घोंगा, सीप, ऑक्टोपस, काइटोन इत्यादि सम्मिलित है। वे जलीय एवं स्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनका शरीर कोमल होता है। कुछ जीवों का शरीर कठोर कैल्शियम के कवच यानी कैल्केरियस शेल से संरक्षित किया हुआ होता है। उनका शारीरिक संगठन अंग स्तर का है। इनमें द्विपार्श्व सम्मित होते हैं। वे त्रिकोरकी होते हैं। इनके शरीर का विभिन्न अंगों जिसमें सिर यानी हेड, पेशीय पाद यानी मस्कुलर फुट तथा एक अंतरंग कुकद यानी विसरल हम्प में विभेदन होता है। इनमें देह गुहा होती है, लेकिन यह बहुत कम होती है। इनके शरीर में थोड़ा विखंडन होता है। इनमें खुला संवहन तंत्र पाया जाता है। भोजन के लिए मुख में रेती के समान घिसने का अंग होता है जिसे रेटी जिह्वा कहा जाता है। श्वसन के लिए क्लोम या फुफ्फुस या दोनों का प्रयोग किया जाता है तथा उत्सर्जन के लिए गुर्दे जैसी संरचना होती है। इनके सर्वांग संपर्क संवेदी स्पर्शक पाए जाते हैं। इनमें जनन लैंगिक पद्धति से होता है, जहां नर और मादा अलग अलग होते हैं और वे अंड प्रजक होते हैं। इकाइनोडर्मेटा या शुल्कयुक्त प्राणी, इकाइनोस का अर्थ है शुल्कयुक्त या कांटेदार तथा डर्मा का अर्थ है त्वचा। इस तरह से इकाइनोडर्मेटा उन जंतुओं का संघ है जिनकी त्वचा कांटों से आच्छादित है, जैसे स्टारफिश, समुद्री अर्चिन, भंगूर तारा, समुद्री लिली इत्यादि। इकाइनोडर्मेट समुद्रवासी जंतु है। वे लार्वा अवस्था में द्विपार्श्व रूप से तथा वयस्क अवस्था में अरीय रूप से सम्मिलित होते हैं। इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल होता है। इनमें देह गुहा पाई जाती है। ये त्रिकोरिक जंतु हैं। जल संवहन नाल तंत्र इनकी मुख्य विशेषता है, जो इन्हें गमन करने में, भोजन पकड़ने में तथा श्वसन में सहायता करता है। इनमें स्पष्ट उत्सर्जन तंत्र का अभाव होता है। वे लैंगिक जनन से जनन करते हैं। इनमें नर एवं मादा पृथक होते हैं। युवकों का निषेचन सामान्यतः बाह्य होता है। आज हम सीखेंगे मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई जगत के बारे में। अर्नेस्ट हैकेल, रॉबर्ट विटेकर और कार्ल वोस नामक वैज्ञानिकों ने सारे सजीवों को कोशिकीय संरचना, पोषण के स्रोत और तरीके तथा शारीरिक संगठन के आधार पर 5 जगत यानी 5 किंगडम्स में विभाजित किया। ये 5 जगत है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। पिछले वीडियो में हमने
5 जगत वर्गीकरण के बारे में समझा। चलिए आज इसे विस्तार से देखते हुए जगत मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई की चर्चा करें। सबसे पहले हम समझेंगे मोनेरा जगत के बारे में। मोनेरा जगत में पृथ्वी पर सबसे पहले उत्पन्न होने वाले जीव है, जैसे जीवाणु, नीलहरित शैवाल अर्थात साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा इत्यादि। इस जगत के सभी जीव एक कोशिक है तथा इनका शरीर एक प्रोकारियोटिक कोशिका से बना है, अर्थात कोशिका में संगठन केंद्रक और कोशिकांग नहीं है। इनमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए एक ही वृत्ताकार अणु से बना हुआ होता है। इनमें से कुछ जीवों में कोशिका भित्ति पाई जाती है तथा कुछ में नहीं। इसी तरह इस जगत के कुछ जीव जैसे नीलहरित शैवाल स्वपोषी है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की विधि से अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, तथा कुछ जीव जैसे जीवाणु विषमपोषी है, अर्थात वे अपना भोजन नहीं बना सकते, बल्कि वे भोजन के लिए अन्य जीवधारियों तथा मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं। मोनेरा जगत के जीव अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से संतति उत्पन्न करते हैं। मुख्यतः वे द्विविखंडन यानी बाइनरी फिशन और मुकुलन यानी बडिंग की विधियों से अलैंगिक जनन करते हैं। बैक्टीरिया लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। वे गर्म जल के झरने, बर्फ, गहरे समुद्र एवं मरुस्थल जैसे विषम एवं प्रतिकूल स्थितियों में भी पाए जाते हैं, जहां अन्य जीवों का जीवित रहना मुश्किल है। इन्हें उनके आकार के आधार पर 4 समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। गोलाकार कोकस, छड़ाकार बैसिलस, कौमा आकार के विब्रियम और सर्पिलाकार स्पाइरिलम में बांटा गया है। अब चलिए जानते हैं प्रोटिस्टा जगत के बारे में। प्रोटिस्टा जगत में मुख्यतः जलीय जीव जैसे अमीबा, पैरामेशियम, यूग्लिना इत्यादि जैसे सम्मिलित होते हैं। इस जगत के अधिकतर जीव एक कोशिक है, लेकिन इनका शरीर यूकारियोटिक कोशिका से बना हुआ होता है, अर्थात कोशिका में एक सुसंगठित केंद्रक और अन्य झिल्लीबद्ध कोशिकांग होते हैं। कुछ जीवों में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, कुछ जीवों में नहीं होती। इनमें से कुछ जीवों में गमन के लिए सीलिया, फ्लैजिला जैसी संरचनाएं पाई जाती है। अमीबा अपने कूटपादों यानी सूडोपोडिया की सहायता से गमन करता है तथा भोजन प्राप्त करता है। इनमें से कुछ जीवों के पोषण की विधि स्वपोषी होती है तथा कुछ जीवों के पोषण की विधि विषमपोषी होती है। इनमें से कुछ जीव जैसे ट्रिपोनोसोमा प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं। वे स्लीपिंग सिकनेस इस बीमारी का कारण होते हैं। इनमें से कुछ जीव अलैंगिक पद्धति से तथा कुछ जीव लैंगिक पद्धति से जनन करते हैं। लैंगिक जनन में कोशिका संलयन एवं युग्मनज बनाने की विधि अपनाई जाती है। अब चलिए चर्चा करते हैं फंजाई जगत की। फंजाई जगत को कवक जगत भी कहा जाता है। इनमें जीव जैसे यीस्ट, मोल्ड, मशरूम इत्यादि सम्मिलित है। अधिकांश फंजाई बहुकोशिक है, जो लंबी पतली धागेनुमा संरचनाओं से बने होते हैं। इन संरचनाओं को कवक तंतु कहते हैं। लेकिन यीस्ट एक कोशिक है। वे यूकेरियोटिक कोशिकाओं से बने हुए होते हैं, जिसमें एक सुसंगठित केंद्रक और अन्य झिल्लीबद्ध कोशिकांग होते हैं। इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, जो काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। पोषण के लिए इनमें से कुछ जीव मृत तथा सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं। इन्हें मृतजीवी कहा जाता है। कुछ जीव अपना पोषण आतिथेय जीव यानी होस्ट जैसे जंतु या कोई पादप के शरीर से जीवित जीव द्रव्य यानी लिविंग प्रोटोप्लाज्म के रूप में प्राप्त करते हैं। इन्हें परजीवी कहते हैं। कुछ फंजाई शैवाल जैसे नीलहरित शैवाल तथा उच्च वर्गीय पौधों के साथ स्थायी अंतसंबंध बनाकर भी रह सकते हैं, जो कि एक दूसरे को पोषण में सहायता करते हैं। ऐसी फंजाई सजीवी या लाइकेन कहलाती है तथा ऐसे संबंध सजीविता कहलाता है।
फंजाई में जनन अलैंगिक तथा लैंगिक पद्धति से हो सकता है। अलैंगिक जनन खंडन यानी फ्रैगमेंटेशन, विखंडन यानी फिशन तथा मुकुलन यानी बडिंग इत्यादि प्रकार से होता है। अलैंगिक जनन बीजाणु जिसे कोनेडिया, धानी बीजाणु या चल बीजाणु कहते हैं के द्वारा होता है। लैंगिक जनन निषिक्तांड अर्थात उस्पोरा, एसंकस बीजाणु तथा बेसिडियम बीजाणु द्वारा होता है। ये सभी बीजाणु जिन संरचनाओं में उत्पन्न होते हैं उन्हें फलनकाय यानी फ्रूटिंग बॉडीज कहते हैं। लैंगिक जनन 3 चरणों के अंतर्गत होता है। पहले 2 चल अथवा अचल युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म का संलयन होता है जिसे प्लाज्मोगैमी कहते हैं। फिर 2 केंद्रकों का संलयन होता है जिसे केंद्र संलयन यानी कार्योगैमी कहते हैं। युग्मनज में मियोसिस की विधि से अगुणित बीजाणु बनते हैं जिनसे नए जीव का निर्माण होता है। अब आपके लिए एक दिलचस्प सवाल। जरा सोचिए, हम अपने भोजन को फ्रिज में क्यों रखते हैं? बिल्कुल सही। फ्रिज में रखने से हम अपने भोजन को बैक्टीरिया और फंजाई द्वारा खराब होने से बचाते हैं। तो अब आपको इन जगतों की समझ बन गई होगी